2012 के एवेंजर्स में एवेंजर्स के फॉर्म होने के बाद इंसानियत के लिए एवेंजर्स एक बार फिर से एज ऑफ अल्ट्रॉन में असेंबल हुए। अब मे भी हो सकता है कि ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में थोड़ी लो रैंक करती हो, लेकिन एवेंजर्स को एक साथ देखने, उन्हें अंदर से समझने, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नए कैरेक्टर्स के इंक्लूड होने और अल्ट्रॉन जैसे खतरनाक विलन को इंट्रोड्यूस करने की वजह से ये मूवी एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट मूवी साबित हुई, जिसने रिलीज होते ही पहली एवेंजर्स मूवी के कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। और आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में और भी ज्यादा जानने वाले हैं, जिसकी रिक्वेस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स ने कई बार कमेंट्स में की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आज आपको पता चलने वाला है कि एक्चुअली आखिर क्यों लोकी और अबॉमिनेशन को इस मूवी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। कौन सा ऐसा अनएक्सपेक्टेड एवेंजर है जिसने एक्चुअली थॉर के हैमर को उठाया है। जानेंगे इस मूवी के अंदर कैसे कुछ फैंस ने पूरी दुनिया के मार्वल फैंस को बहुत बड़ा उल्लू बनाया, क्यों जर्मनी के कुछ सिनेमा हॉल्स ने इस मूवी को दिखाने से मना कर दिया, और फाइनली जानेंगे इस मूवी के कुछ क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की शुरुआत एवेंजर्स की पहली मूवी के 2012 में आने से पहले 2011 में ही शुरू हो गई थी, जहां पर एक्चुअली मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने एमसीयू की फेज 2 मूवीज को एक और एवेंजर्स मूवी के साथ रैप अप करने का प्लान बनाया था। वहीं पर दूसरी ओर जॉस व्हीडन भी एवेंजर्स की अगली मूवी को बहुत अलग बनाना चाहते थे, जहां पर वो एवेंजर्स की पर्सनैलिटीज को और भी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते थे और एवेंजर्स की एक स्मॉल, पर्सनल और पेनफुल मूवी को बनाना चाहते थे, जो पहली मूवी से कई मामलों में बहुत ज्यादा अलग हो। और एवेंजर्स की पहली मूवी के खत्म होने के बाद ही उन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की कहानी के आउटलाइन को कंप्लीट कर लिया था, और एज ऑफ अल्ट्रॉन की कहानी को लिखने के लिए वो 1980 की स्टार वॉर्स एपिसोड 5 द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक और 1974 की द गॉडफादर पार्ट 2 से इंस्पायर्ड हुए थे। इस मूवी के अंदर जार्विस के बिजी होते ही टोनी स्टार्क ने उसकी रिप्लेसमेंट पर काम करना चालू कर दिया था, और इसी मूवी से शुरुआत हुई टोनी स्टार्क के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्राइडे की, जो बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म था फीमेल रिप्लेसमेंट इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट यूथ का। वैसे फ्राइडे नाम बेसिकली 1940 के अमेरिकन स्लैंग टर्म गर्ल फ्राइडे से भी आया है, जो बेसिकली ऑफिस की एक जिम्मेदार वुमेन सेक्रेटरी का इंडिकेशन था। इसके अलावा हमें एआई के ऑप्शंस में जो कास्टा भी देखने को मिली थी। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो कास्टा अल्ट्रॉन की वाइफ है, जिसे उसने ओरिजिनल द वास्प और हैंक पिंग की वाइफ जेनेट वैन डाइन पर मॉडल किया था, और ये हमें पहली बार देखने को मिली थी एवेंजर्स की इशू 162 में, जो पब्लिश हुई थी 1977 में। इनके अलावा भी हमें एक और ऑप्शन तदाशी देखने को मिला था। अब आप में से जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि तदाशी बेसिकली बिग हीरो 6 में इसके मेन कैरेक्टर हीरो का बड़ा भाई था। इसके अलावा शायद आप नहीं जानते होंगे कि बिग हीरो 6 एक्चुअली मार्वल कॉमिक की क्रिएशन है, जो 98 में मार्वल कॉमिक से पब्लिश हुई थी, और इसे डिज्नी ने अडॉप्ट किया है। और पॉसिबल यही कारण हो सकता है कि यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इसका एक छोटा सा ईस्टर एग दिया गया है। इस मूवी से ही एक्समैन के 2 फेमस कैरेक्टर्स स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शुरुआत हुई, और ये दोनों कैरेक्टर्स जॉस व्हीडन की सबसे फेवरेट एक्समैन कैरेक्टर्स थे, जिन्हें वो इस मूवी के अंदर एवेंजर्स को अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। सब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर ये कैरेक्टर्स फॉक्स के पास थे, और तो और यहाँ पर फॉक्स ने एवन पीटर्स के रूप में अपने क्विक सिल्वर को ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया था, जिसके कारण दोनों कंपनीज ने यहाँ पर एक नया रास्ता निकाला, जिसमें फॉक्स ने मार्वल स्टूडियोज के सामने ये शर्त रखी कि वो इन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन वो इन्हें कहीं पर भी म्यूटेंट नहीं बुलाएंगे। इसके ऊपर से उन्हें इनकी ओरिजिन स्टोरीज को भी बदलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स दोनों कंपनीज नहीं चाहती थी कि लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और एक्समैन के अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स में कंफ्यूज हों। अब जाहिर सी बात है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जैसा कि ये दोनों एक्समैन के म्यूटेंट मैग्नीटो के बच्चे हैं, इन्हें एमसीयू में अनाथ दिखाया गया है। वहीं पर में एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में एवन पीटर्स के क्विक सिल्वर को तो पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इस बार फॉक्स ने यहाँ पर मैग्नीटो की बेटी की कहानी को एक्समैन एपोकलिप्स में खत्म कर दिया। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ही पहली मूवी थी जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ब्लैक विडो की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर किया था, जहां पर हमें पता चला कि
कि ब्लैक विडो असल में कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, बट आयरॉनिकली ब्लैक विडो का रोल प्ले करने वाली स्कारलेट जोहानसन उसी दौरान प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण यहाँ पर प्रोडक्शन को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ा था और कई सारे प्री प्लान मेजर्स लेने पड़े थे, जिनमें सबसे पहले ब्लैक विडो के कई सारे सीन्स को फिल्मिंग में सबसे पहले शूट किया गया था और दूसरी ओर उनकी एक्स्ट्रा सेफ्टी और प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए 3 फीमेल स्टंट डबल्स को हायर किया गया था। इस मूवी के प्रमोशन के दौरान एम्पायर मैगजीन के साथ इंटरव्यू में जॉस व्हीडन ने इस बात को कंफर्म किया था कि वो चाहते थे कि थॉर का विजन वाला सीन थोड़ा और ज्यादा लंबा हो, ताकि यहाँ पर ऑडियंस को पता चल पाए कि यहाँ पर थॉर एक्चुअली क्या एक्सपीरियंस कर रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम थी मार्वल स्टूडियोज के एग्जीक्यूटिव्स के साथ, जिन्होंने इस बात की शर्त रखी कि अगर वो इस सीन को इस मूवी के अंदर लंबा रखते हैं तो उन्हें हॉकआई और उसके परिवार के फार्म वाले सीन को काटना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये मूवी हॉकआई और उसके परिवार को एक्सप्लोर करने का एक बहुत अच्छा मौका था, जिसके कारण थॉर के सीन को मूवी के अंदर कैंसिल कर दिया गया। इस मूवी के दौरान हमने बहुत सारे एवेंजर्स को थॉर के हैमर के साथ अपने लक को आजमाते हुए देखा था, लेकिन कॉमिक बुक में जिसने असल में थॉर के हैमर को उठाया है उसने तो ट्राई भी नहीं किया। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लैक विडो का। मार्वल कॉमिक्स के व्हाट इफ एज ऑफ अल्ट्रॉन इशू नंबर 3 में जो 2014 में पब्लिश हुई थी, यहाँ पर ब्लैक विडो ने सिर्फ और सिर्फ थॉर के हैमर को उठाया ही नहीं बल्कि उसके पावर को क्लेम करके खुद थॉर भी बनी थी। खैर कम से कम सीजन 1 में तो नहीं, लेकिन व्हाट इफ के सीजन 2 में अगर ये देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। इस मूवी के अंदर अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट के रूप में दिखाया गया है, लेकिन इनिशियल स्क्रिप्ट के हिसाब से यहाँ पर पहले अल्ट्रॉन यूएस गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया जाना था, इस इंटेंशन से ताकि एवेंजर्स को उससे रिप्लेस किया जा पाए, लेकिन इसे इवेंचुअली चेंज कर दिया गया। बाय द वे, कॉमिक बुक के अंदर अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क ने नहीं बल्कि एंटमैन की हैंक पिम ने बनाया था और आगे चल के अल्ट्रॉन ही विजन को बनाता है। वैसे तो इस मूवी के अंदर अल्ट्रॉन को एक मेजर विलन के रूप में दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ और मेजर सेकेंडरी विलन्स भी थे जिन्हें प्लान किया जा रहा था। एग्जाम्पल के रूप में द इनक्रेडिबल हल्क में दिखा द एबोमिनेशन, जो इस मूवी के अंदर प्लान किया गया था और यहाँ पर टिम रॉथ को एबोमिनेशन को प्ले करने के लिए चुना भी गया था, लेकिन फाइनली इस कैरेक्टर को इस मूवी से हटा दिया गया। वहीं पर दूसरी ओर टॉम हिडलस्टन को अपने रोल लोकी में वापस लाया जा रहा था और बेसिकली मूवी के अंत में रिवील किया जाता कि यहाँ पर लोकी ही था जो अल्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जॉस व्हीडन के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट इस मूवी में फिट नहीं बैठ रहा था। ऊपर से टेस्ट ऑडियंस में लोकी के कैरेक्टर की वजह से लोग इस मूवी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर भी इस प्लान को फाइनली कैंसिल कर दिया गया। वहीं पर विलन के साथ साथ इस मूवी के अंदर एक और हीरो भी एंटर करने वाला था, जिसमें 2019 में पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखी कैप्टन मार्वल इसी मूवी के अंदर प्लान की गई थी, जहां पर एक एक्ट्रेस के साथ उसका क्लाइमैक्स में एक स्टैंड इन भी शूट किया गया था, लेकिन फाइनली इसे रिप्लेस किया स्कारलेट विच ने। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को तो जरूर ही जानते होंगे कि ब्रूस बैनर ने ही हल्क बस्टर के पार्ट्स को डिप्लॉय करने वाली सिस्टम वेरोनिका को क्रिएट किया था, पर क्या आप ये जानते हैं कि आखिर वेरोनिका को उसको ये नाम क्यों मिला? वेल एक्चुअली ये एक ईस्टर एग है आर्ची कॉमिक्स का, जहाँ पर इसका लीड कैरेक्टर आर्ची वेरोनिका और बेटी नाम की 2 लड़कियों के बीच में झूलता रहता है। एंड ऑफ कोर्स अपने हरी भाई का भी सॉलिड चक्कर बेटी रॉस के साथ द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में रह चुका है, तो ऐसे में वेरोनिका तो आनी ही थी। खैर इन मूवीज के अंदर कई सारे कैंसिल्ड सुपर हीरोज और विलन्स थे, लेकिन इंटरनेट पर कई सारे फैंस ने तो बहुत सारे लोगों को उल्लू बनाया और कईयों को ये बात कन्विंस भी कर दिया कि हमें यहाँ पर स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, जहाँ पर कई सारे फेक सेट फुटेज को फोटोशॉप के थ्रू बनाकर ऑनलाइन सर्कुलेट और लीक किया गया। वहीं पर कुछ फैंस ने तो एक पूरा का पूरा पोस्ट क्रेडिट भी लीक करने का दावा किया, जो जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग था। इसीलिए कहा जाता है हर सुनी सुनाई बात और रूमर पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से जुड़े हुए विजुअल इफेक्ट्स के बारे में, जहां पर इस मूवी के अंदर लगभग 3000 विजुअल इफेक्ट शॉट्स थे और ये 2015 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे वीएफएक्स हैवी मूवी बनी। वैसे इस मूवी के अंदर 10 विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज ने एक साथ काम किया है, जिसमें इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ने मोशन कैप्चर का एक नया सिस्टम इस मूवी के लिए खास डिजाइन किया, जिसका नाम था म्यूज, और इसने अल्ट्रॉन हल्क की बॉडी और मोशन कैप्चर को अलग अलग एंगल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया।
लेकिन इतनी सारी वीएफएक्स कंपनी के एक साथ काम करने के बावजूद भी अपेरेंटली एक सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ही एनिमेटर ने पूरा का पूरा कंप्लीट किया था। जिसमें बेसिकली वही सीन था जिसमें अल्ट्रॉन अपने सेंट्रीज को ट्रक को उड़ाकर ले जाने के लिए कमांड करता है। सोर्सेज के हिसाब से इस काम को करने में उस एनिमेटर को 360 दिनों का वक्त लगा था। ऑफ कोर्स मूवी के खत्म होने के बाद एक सेलिब्रेशन पार्टी दी गई और उस एनिमेटर को एक शैंपेन की बोतल गिफ्ट की गई। जैसा कि एज ऑफ अल्ट्रॉन का हल्ला पूरी की पूरी दुनिया में इसके रिलीज होते ही फैल चुका था, दुनिया का एक हिस्सा था जहां पर इस मूवी को पूरी तरह से बाइकआउट किया गया था, जहां पर जर्मनी के तकरीबन 200 छोटे शहरों के 700 इंडिपेंडेंट मूवी थिएटर्स ओनर्स ने इस मूवी को दिखाने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर डिज्नी को इनसे 53% टिकट सेल से होने वाली प्रॉफिट की उम्मीद थी, जो नॉर्मली इन शहरों में 47% के आसपास था। और तो और यहाँ पर डिज्नी ने किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजिंग और 3D ग्लासेस तक का इंतजाम नहीं किया था, जिनके कारण इन शहरों ने इस मूवी को नहीं दिखाया था। अब चलिए फाइनली बात करते हैं इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें बजट की, तो यहाँ पर इस मूवी को रिकॉर्ड तोड़ 450 से लेकर 550 मिलियन डॉलर्स की ग्रॉस बजट पर बनाया गया था, और इसी बजट पर इस मूवी ने 1.4 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया, और ये उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली 5वीं मूवी बनी। साथ ही साथ इसने आईमैक्स सिनेमाज में 25 मिलियन डॉलर्स के साथ सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड सेट किया, जिसे पहले द डार्क नाइट राइजेस ने सेट किया था। सैडली अगर बात करें वहीं पर क्रिटिकल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज जो ऑस्कर अवार्ड ग्रांट करती है, उसने इस मूवी को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेट करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन अल्टीमेटली ये मूवी इस रेस से बाहर हो गई, और इसके अलावा भी इस मूवी को कोई खास अवार्ड नॉमिनेशंस या अवार्ड नहीं मिल पाए। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी फैक्ट्स। मैं जानता हूँ कि एवेंजर्स मूवी के हिसाब से ये मूवी थोड़ा लो रैंक करती है, लेकिन पर्सनली मुझे एवेंजर्स मूवी के हिसाब से ये मूवी बहुत पसंद आई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर हैरानी हुई, और इस मूवी से जुड़े हुए आप कौन कौन से और बेहतरीन फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी कौन सी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।